नमस्कार साथियों। बीए फाइनल ईयर सोशियोलॉजी के पेपर सेकंड के आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत के बारे में। साथियों, आत्महत्या से तात्पर्य अंग्रेजी शब्द सुसाइड, इसकी परिभाषा के अंतर्गत व्यक्ति की वह सचेतन तथा निराशापूर्ण क्रिया है जिसमें कर्ता को यह ज्ञात होता है कि इस क्रिया के पश्चात उसकी जान चली जाएगी। साथियों, आत्महत्या कमोबेश सभी समाजों में पाया जाता है तथा इसके अपने अपने कारण होते हैं जो समाज सापेक्षिक या काल सापेक्षिक होते हैं। दुर्खिम के अध्ययन से पहले आत्महत्या को मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना जाता है। व्यक्ति की मनोवृत्ति, उसके सोचने की क्षमता, दबाव को सहने की उसकी सीमाएं, कई ऐसे मनोवैज्ञानिक पक्ष थे जिसके आलोक में आत्महत्या का अध्ययन होता था। दुर्खिम ने अपने अनुभव में यह देखा है कि फ्रांस में प्रतिवर्ष आत्महत्या की दर लगभग समान है। इस अनुभव ने उन्हें प्रेरित किया कि यह समझने की कोशिश की जाए कि क्या इसका संबंध समाज या सामाजिक परिवेश से है। इस क्रम में उन्होंने फ्रांसीसी पुलिस फाइल से आत्महत्या के 2000 केसों का अध्ययन किया तथा निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले कि आत्महत्या की जो दर है वो ग्रामीणों में कम है, शहरों में ज़्यादा, विवाहित में कम, अविवाहित और तलाकशुदा लोगों में ज़्यादा है, सिविलियन में कम है, सैनिकों में ज़्यादा है, कैथलिक में कम है, प्रोटेस्टेंट लोगों में आत्महत्या की दर ज़्यादा है, सर्दी में आत्महत्याएँ कम होती है, गर्मी में ज़्यादा होती है, पुरुषों में आत्महत्या की दर कम है जबकि महिलाओं में अधिक। उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर दुर्खिम ने माना है कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, अर्थात आत्महत्या पर बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता के नियम लागू होते हैं। इसलिए इनका भी अध्ययन व्यक्ति सापेक्षिक न होकर समाज सापेक्षिक होना चाहिए और इसी आधार पर इन्होंने आत्महत्याओं को 4 भागों में बांटा है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, आत्महत्या के जो 4 प्रकार बताए हैं इमानुएल दुर्खिम ने, उनमें सबसे पहला है अहमवादी आत्महत्या, ईगोइस्ट सुसाइड। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्तिगत असफलता, कष्ट, निराशाजनक घृणा, व्यर्थता, नुकसान आदि के कारण आत्महत्या करता है तो उसे अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। जैसे किसी छात्र का परीक्षा में असफल होना और उसके बाद आत्महत्या करना, या किसी व्यापारी का आर्थिक नुकसान के कारण आत्महत्या करने का कृत्य जो है वो अहमवादी आत्महत्या के अंतर्गत आता है, जिसे ईगोइस्टिक सुसाइड कहते हैं। परार्थवादी आत्महत्या, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। अहमवादी आत्महत्या के विपरीत जब कोई व्यक्ति समाज या राष्ट्र के हित में या उसकी भावनात्मक संलग्नता के कारण आत्महत्या करता है तो उसे परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। सभी समाजों में परार्थवादी आत्महत्या को समाज में मान्यता तथा सम्मान प्राप्त होता है तथा समाज के प्रत्येक सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वह समय पड़ने पर ऐसी आत्महत्या करे। जैसे सैनिक का देश के लिए जान दे देना, किसी देश का किसी खेल विशेष में हारने के बाद समर्थकों द्वारा जो आत्महत्याएं की जाती है वो भी परार्थवादी आत्महत्याएं हैं। तीसरा जो आत्महत्या का प्रकार है वो है प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या, एनोमिक सुसाइड। जैसा कि इमानुएल दुर्खिम ने एनोमी की अवधारणा दी है, प्रतिमानहीनता की। जब समाज में अराजकता की स्थिति आ जाती है या फिर समाज के नियम या कानून पूर्णतः ध्वस्त हो जाते हैं जिससे व्यक्ति को यह पता नहीं चलता कि वह क्या करे या क्या न करे, ऐसी स्थिति में की जाने वाली आत्महत्याएं प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्याएं हैं। आजकल इराक में जो आत्महत्याएं होती है या दक्षिण भारत के किसान जो आत्महत्याएं करते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। क्योंकि समाज किसानों को मेहनत का पूर्ण उपयोग नहीं ले पाता और महंगी निवेशक वो प्राप्ति के में जो गैप है उसके कारण किसान को आत्महत्या करनी पड़ रही है। चौथी जो आत्महत्या का प्रकार है वो है भाग्यवादी आत्महत्या। यह प्रतिमानहीनता के विपरीत है और यह तब की जाती है जब किसी व्यक्ति पर समाज के नियम हद से ज़्यादा कठोरता से लागू होते हैं, जैसे दास तथा विधवाओं की आत्महत्या। साथियों, आपने खुद ने सुना होगा जो पहले हमारे यहाँ एक सती प्रथा चला करती थी, वह भी एक प्रकार से भाग्यवादी आत्महत्या का ही प्रकार था। दुर्खिम ने अपने अध्ययन से यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि अब तक समझे जाने वाले ये आत्महत्याएं मनोवैज्ञानिक, जैविकीय तथा अन्य अमूर्त कारकों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि में सामाजिक तथ्य के बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता के नियम लागू होते हैं। अब यदि हम इमानुएल दुर्खिम की इस अवधारणा की आलोचना की बात करें तो फ्रॉयड ने आत्महत्या के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिए हैं वह दुर्खिम के विचारों से मेल नहीं खाते, क्योंकि उनके अनुसार आत्महत्या के कारण व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक बनावट तथा उसकी दबाव लेने की अपनी सोच होती है, जिसके फलस्वरूप आत्महत्याएं होती है। समाज आत्महत्या में एक निश्चित सीमा तक ही अपनी भूमिका निभाता है, जबकि इमानुएल दुर्खिम ने इसे पूर्णतः सामाजिक माना है और फ्रॉयड ने इसे मनोवैज्ञानिक कारण बताए हैं। फ्रॉयड ने कहा है कि समाज जो है उसका आत्महत्या में एक निश्चित सीमा तक भूमिका हो सकती है, लेकिन पूर्णतः नहीं कह सकते कि इनके कारण ही व्यक्ति आत्महत्या करता है। टॉर्डे के अनुसार आत्महत्याओं का मुख्य कारण अनुकरण होता है। व्यक्ति जब किसी विशेष चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में फंसता है तो ऐसी स्थिति में उस परिस्थिति के अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई क्रियाओं का अनुकरण करता है, यह टॉर्डे ने कहा है। फिर
पेरिस वॉल्सन जो अमेरिका के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं, उन्होंने माना है कि व्यक्ति की आत्महत्या की प्रवृत्ति कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे उसका समाजीकरण कैसे हुआ है, परिवार तथा सहयोगियों का उसे कितना समर्थन मिलता रहा है, दबाव को झेलने की उसकी अपनी क्षमता कितनी है, और क्या उसके परिवार तथा परिवेश में आत्महत्या जैसी घटनाएं होती रहती है। उपरोक्त कारक ही इस बात को निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति में आत्महत्या की प्रवृत्ति हो सकती है या नहीं। जॉर्ज कैटलिन दुर्खिम से प्रश्न पूछते हैं कि एक ही परिवार में 2 विद्यार्थी, 2 सैनिक आदि होते हैं, जिसमें एक की परिस्थिति में एक आत्महत्या करता है, दूसरा नहीं करता, ऐसा क्यों है? कई जीव विज्ञानी तथा चिकित्सक आत्महत्या को आनुवंशिकता से जोड़कर देखते हैं। इनके अनुसार कुछ परिवार तथा पीढ़ियों में आत्महत्या की प्रवृत्तियां पाई जाती है, जिसके कारण आनुवंशिकी होता है। विल्सन मूर आत्महत्या का कोई निश्चित कारण नहीं देखते। उनके अनुसार आत्महत्या कई ज्ञात और अज्ञात कारणों पर निर्भर करती है। इसे समझना जटिल है तथा आत्महत्या के साक्ष्य भी भविष्यसनीय नहीं होते हैं। कैथलीन दुर्खिम के इस आंकड़ों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है, जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाले गए हैं, क्योंकि पुलिस कई बार हत्या को आत्महत्या घोषित कर देती है। कई बार वह व्यक्ति जिसने आत्महत्या किया है सही कारण भी तो नहीं बताता। अब यदि हम आत्महत्या के परीक्षण करें तो आत्महत्या कमोबेश सभी समाजों में पाई जाती है, सरल से जटिल या ग्रामीण से नगरीय। ऐसा देखा गया है कि सरल समाजों में परार्थवादी आत्महत्याएं ज़्यादा होती है, जटिल समाजों में अहमवादी आत्महत्याएं ज़्यादा होती है। जिस प्रकार दुर्खिम ने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य प्रमाणित करने का प्रयास किया, उन्होंने न सिर्फ मनोविज्ञान के सिद्धांतों को चुनौती दी, बल्कि कई ऐसे विवाद खड़े कर दिए जो एक बौद्धिक बहस का विषय बन गए। अगर आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में देखा जाए तो कई ऐसे तर्क, साक्ष्य तथा प्रमाण दिए जा सकते हैं जिससे आत्महत्या सामाजिक तथ्य प्रतीत होता है। जैसे सैनिकों द्वारा की जाने वाली युद्ध भूमि में आत्महत्या, विभिन्न आतंकवादी संगठनों द्वारा गठित की गई मानव बम दस्ते, परीक्षा, प्रेम विवाह आदि में असफल व्यक्तियों के प्रति सामाजिक तिरस्कार या अस्वीकृति। अगर ऐसे उदाहरणों को आत्महत्या तथा सामाजिक संदर्भ में देखा जाए तो निश्चित रूप से उसके बाह्यता और बाध्यता के तत्व मात्रात्मक रूप से दिखाई देते हैं। सैनिक को अपनी जान देनी होगी तभी समाज उसे प्रतिष्ठा या मान सम्मान देता है। ऐसे में सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना व्यक्ति की आदत भी है और उसकी मजबूरी भी। उसी प्रकार संबंध, व्यवसाय आदि में असफल होने पर व्यक्ति की सामाजिक स्वीकृति कम हो जाती है। ऐसे में समाज उसके लिए ऐसी परिस्थितियां विकसित करता है जिसमें वह आत्महत्या के लिए मजदूर हो जाता है। विगत कुछ वर्षों में सीबीएसई के परिणाम आने से पूर्व ही टीवी, रेडियो में लगातार सरकार तथा एनजीओ प्रायोजित कार्यक्रम आने लगते हैं, जिसके असफल होने वाले तथा कम अंक वाले स्टूडेंट्स को वैकल्पिक कैरियर की संभावनाओं को तलाशने आदि की राय दी जाती है तथा उनके पेरेंट्स से भी क्या करें या क्या न करें आदि के सुझाव दिए जाते हैं। साथ ही समाज में अंक लाने का दबाव तथा समाज में बच्चों की क्षमता से अधिक प्रतिस्पर्धा पर बल डालने को भी आत्महत्या का कारण माना जा रहा है। उपरोक्त परिचर्चा से यह स्पष्ट है कि आत्महत्या व समाज के दबाव के बीच निश्चित रूप से संबंध है, और यही कारण है कि समाज में इस बात पर बहस चल रही है कि परीक्षाओं में अंक की व्यवस्था समाप्त कर ग्रेड की व्यवस्था लाई जाए, जैसा कि सीसीई व्यवस्था की है। यही मुद्दा किसानों के द्वारा की जाने वाली आत्महत्या के संबंध में भी देखा जाता है। भूमंडलीकरण, सब्सिडी में कमी, डब्ल्यूटीओ या बाजार का प्रभाव आदि कारकों को आत्महत्या का कारण माना जा रहा है, जो निश्चित रूप से व्यक्ति की मनोवृत्ति से अधिक सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाएगा। दूसरी तरफ कई ऐसे तर्क तथा उदाहरण हैं जो आत्महत्या को सामाजिक तथ्य नहीं मानते। जैसे एक ही परिवार या समाज में कई व्यक्ति परीक्षा, प्रेम, विवाह, व्यवसाय आदि में असफल होते हैं, परंतु उनमें से कितने आत्महत्याएं करते हैं? संभवतः बहुत ही कम प्रतिशत है जो आत्महत्याएं करते हैं। उसी प्रकार यही उदाहरण सैनिकों पर भी लागू होता है। वास्तविकता यह है कि आत्महत्या के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक उदाहरण तथा दबाव जरूर होते हैं, परंतु समाज व्यक्ति को दबाव को सहने तथा उसे उभर कर और बेहतर करने के लिए प्रेरित भी तो करता है, न कि आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है। लगभग सभी समाजों में, देश में, समाज के खातिर दी जाने वाली को दी गई जानों को ही सम्मानित दृष्टिकोण से देखा जाता है, अन्यथा आत्महत्या को पाप माना जाता है और ऐसा करने वालों के प्रति आपराधिक मुकदमा चलाए जाते। जैसे कि आईपीसी में पहले 309 धारा थी जो आत्महत्या को एक अपराध मानती थी। इसका सीधा सा अर्थ है कि समाज आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के स्थान पर व्यक्ति को हतोत्साहित करता है। ऐसे में आत्महत्या सामाजिक तथ्य नहीं हो सकता। उपरोक्त सीमाओं के बावजूद दुर्खिम से पूर्व आत्महत्या के सामाजिक कारणों तथा प्रभावों को लेकर कभी बौद्धिक चिंतन की परंपरा नहीं रही। दुर्खिम ने ही सर्वप्रथम आत्महत्या तथा समाज के बीच एक कार्य कारण संबंध स्थापित किया तथा यह प्रमाणित करने की कोशिश की कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है और इसे सामाजिक आलोक में ही देखा जाना चाहिए। आज समाज में कई आत्महत्या होती है जिसके अलग अलग कारण होते हैं, परंतु उसके विश्लेषण के क्रम में उसके सामाजिक पक्षों और कारणों का भी अन्वेषण किया जाता है, जो दुर्खिम के मत की आंशिक पुष्टि करता है। समाज में कई ऐसे बौद्धिक विचार आए दिन आते हैं जिसमें परीक्षा, प्रतिस्पर्धा आदि के क्षेत्र में समाज के जो दबाव बन रहा है उससे कम करने की बातें चलती है।
जिसका परिणाम अंततः आत्महत्या के रूप में दिखाई देता है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को न सिर्फ अब तक एक मनोवैज्ञानिक तथ्य माना, उसे सामाजिक तथ्य के रूप में प्रमाणित करने की कोशिश की। हो सकता है कि बाध्यता, बाध्यता तथा सामान्यता आत्महत्या पर आंशिक रूप से लागू ऐसे होते हो, परंतु वह लागू अवश्य होते हैं। इसे आनुभविक आधार पर देखा जा सकता है।